डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स के बारे में है, इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3.1 है हमारे पास। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज़ ड्यू टू। तो बेसिकली जब हम किसी स्टोन को किक कर रहे हैं तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब वो भी हम पे ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगाएगा, जैसा कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो यही है, एक्शन रिएक्शन का फिनोमिना है। तो इनर्शिया वेलोसिटी मोमेंटम वाला फिनोमिना नहीं है ये, बल्कि डी ऑप्शन रिएक्शन हमें मिल रहा है अपने एक्शन का। तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। 3.2 को अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। तो बेसिकली ये भी लॉज ऑफ मोशन में से ही फर्स्ट लॉ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा अनटिल के उस पर कोई नेट फोर्स लगे, और इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वो मोशन में रहेगा अनटिल के उस पर कोई नेट फोर्स लगे। अब ऑप्शंस में से अगर हम देखें सिचुएशन को, तो ऑप्शन में दी गई है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। कब तक वो अपना कंटिन्यू रख सकता है मोशन? जब तक कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल लग रही है। अगर अदर देन ज़ीरो फोर्स लगेगी तो उसका मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। बी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। 3.2 MCQ की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मसला है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा गया है, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अगर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। फोर्स जो है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे लिखी होनी चाहिए थी। उस लिहाज से ये MCQ जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था, ये मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दिया जाए। नेक्स्ट 3.3 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का डिफरेंस पढ़ा था चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे फ्रिक्शन है तो इसमें कॉन्टैक्ट में टू सर्फेसिस का आना लाजमी है। एयर रेजिस्टेंस में भी जब तक कोई बॉडी एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी रेजिस्टेंस शो नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें तो इसमें आपको पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में डेवलप होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इनका कांटेक्ट में होना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू है। टेंशन इन द स्ट्रिंग में भी कांटेक्ट में आना लाजमी है। स्ट्रिंग से कोई चीज़ कांटेक्ट में होगी तो वो टेंशन क्रिएट करेगी स्ट्रिंग के अंदर। तो सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट 3.4 है हमारे पास। 3.4 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट अ सॉलिड वॉल एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। इट्स मोमेंटम p आफ्टर कोलिजन विल बी, p नॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन दी गई है वो बेसिकली ये सिचुएशन है कि एक बॉल है, ठीक है, वो जाके हिट कर रही है वॉल के साथ। ठीक है, तो एक मोमेंटम है उसके अंदर जिससे उसने जाके वॉल को हिट किया। उसके बाद अब वो वापस भी यहाँ पे आ रहा है कि सेम वेलोसिटी से वापस भी आ रही है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है। अब बॉल का जो मोमेंटम होता है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, वो है mv के ऊपर, मैस और इसी तरह वेलोसिटी। अब मैस जो है वो दोनों सेम बॉल हैं तो दीवार से हिट करके बॉल का जो मैस तो चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी भी वो बता रहे हैं कि सेम से ही वापस आया। इट्स मीन जितना मोमेंटम बॉल जिस मोमेंटम से जाके वॉल से हिट की है उसी से ही वापस आ रही है। मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो सेम रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब वापस आएगी तो मोमेंटम या p की हम डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट शो करने के लिए उसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये ट्रू है कि मोमेंटम तो इक्वल ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव का साइन आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है 3.5। 3.5 में पूछा जा रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज। तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन जो है बुक के अंदर भी दी गई है, उसमें बस इतना है कि पार्टिकल की जगह दो बॉल विद सेम मास जो है वो शो करवाई गई हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि अगर एक बॉल जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और वो रेस्ट में है तो हम उसको यूँ लिखेंगे कि v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और दूसरी बॉल जो है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और वो आके अगर इस बॉल को हिट करेगी तो इस बॉल के अंदर मास और वेलोसिटी यानी क्या है बेसिकली मोमेंटम, वो सारा जो है इस बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मास क्योंकि सेम है तो चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है ज़ीरो वो इस बॉल में चली जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी v है वो इस बॉल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटीज़ जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। मास तो ऑलरेडी दोनों का सेम है और इससे क्या होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये सिनेरियो जो है वो अक्सर आप स्नोकर अगर आपने देखी हो तो उसे खेलते हुए भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस बॉल से हिट करवाया जाता है वो वाली बॉल जाके दूसरी बॉल की जगह पे स्टॉप हो जाती है और दूसरी बॉल आगे मूव करना शुरू कर देती है उसी वेलोसिटी से। तो ये एक वाज़े आपको एग्जांपल भी मिलती है। तो इस लिहाज से अगर आप सोचें तो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.6 जी। तो 3.6 MCQ को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पूछा जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। जो कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम की वो किसके इक्वल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नॉन ऑफ दीज। तो ये जो MCQ है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप टीचर्स के रिव्यू भी देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन जो हैं वो मार्क करवाए जाएंगे। कुछ टीचर बी ऑप्शन को रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ सी ऑप्शन को रेकमेंड कर रहे हैं। तो मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसमें इसकी हमने डेरिवेशन भी की है बुक के अंदर। जो हमारा टॉपिक है मोमेंटम वाला, उसके अंदर हम चेंज इन मोमेंटम को F के इक्वल हमने रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अगर नेट फोर्स जो है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है सिस्टम पे, यानी कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो एक्ट कर रही है, तो चेंज इन मोमेंटम भी नहीं होगा। चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो ये एक्सप्लेन कर रही है मैथमेटिकली कि मोमेंटम डज नॉट चेंज, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली ड्राइव भी कर रही है न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है। अब थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो ये सिंपल है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। बट इट डज नॉट प्रूव और ड्राइव इट मैथमेटिकली। ये एक्सप्लेन तो कर रहा है वाई मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, लेकिन मैथमेटिकली इसको जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेकंड लॉ जो है वो हमें मैथमेटिकली भी ड्राइव करके देता है इक्वेशन के क्यों मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो जस्ट एक्सप्लेन करता है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं देता। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पे प्रेफर करूँगा ऑप्शन बी को, क्योंकि ये बेसिकली ड्राइव करके डेरिवेशन से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो मैं बी ऑप्शन को मार्क कर रहा हूँ, आप सी ऑप्शन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3.7। इसमें पूछा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। A constant force then act for 5 seconds on the object and give it a velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object is। तो बेसिकली इसमें हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा हमें गिवन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड थी। और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें हम नेगेटिव का साइन जो है साथ लगाएंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
मैथ जो है वो 5 kg था और टाइम जो गिवन था वो 5 सेकंड था। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ना, कि किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आई थी वो -2 थी और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 थी, तो -10 किया। अब माइनस माइनस प्लस होने की वजह से आंसर जो है वो हमारे पास 12 आया प्लस करके, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन हमने पुट कर दिया। डिवाइडेड बाय 5 किया तो 2.4 हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हम यूज़ करेंगे फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत इजी है, F = ma। तो एक्सेलरेशन मिल गई है, मैथ हमें गिवन है, मैथ 5 kg था, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 2.4 नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ गई -12 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर है वो -12 न्यूटन है जी। तो हमारे पास सी ऑप्शन में -12 न्यूटन फोर्स जो है वो गिवन है, तो सी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट 3.8 है, इसमें पूछा जा रहा है अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमिन। तो ये बेसिकली हमने इम्पल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो लार्ज फोर्स अगर एक्ट कर रही है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम को जो है वो डिटरमिन करना ज़्यादा इजी होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। 3.9 में पूछा जा रहा है लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सर्फेसिज टू डिक्रीज फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट जो है वो दो सर्फेसिज के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। लुब्रिकेंट ऐसा क्या करता है, डिक्रीज टेम्परेचर, एक्ट एज बॉल बेयरिंग, प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, प्रोवाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन। तो बेसिकली जो लुब्रिकेंट होता है वो प्रिवेंट करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस को। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है, सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे जी। तो ये थे हमारे MCQs, आई होप सो आपको समझ आए होंगे। लास्ट ऑप्शन को मैं रिमूव करके ज़रा सी ऑप्शन पे डायरेक्ट लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।